हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो आपका पहला अध्याय है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आएगा उसको तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज कीजिएगा, तभी जो है ये प्रश्न आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का आप जवाब जो है फटाफट कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिए। पहला प्रश्न देखिए आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की जो क्रांति हुआ था तो उनका प्रमुख कारण क्या था? बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। इसके राइट से आएंगे निरंकुश शासन। ध्यान रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो है निरंकुश शासन, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रांस में कौन से शासक वंश के द्वारा वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी, शुरू की गई थी? फटाफट आप लोग बोलिएगा, स्थापना जो है वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी किस शासक वंश के द्वारा? बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे बुर्बो वंश की। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता यानी कि नेपोलियन के द्वारा जो कानून है, नेपोलियन का कानून को ही हम लोग बोलते हैं नेपोलियन संहिता। नेपोलियन के द्वारा जो लगाया गया था कानून, तो ये नेपोलियन संहिता कौन से वर्ष में लागू किया गया था? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में? बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे 1804 में। ध्यान रखिएगा, नेपोलियन संहिता जो है वो 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन यानी कि कांग्रेस का जो वियना सम्मेलन कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था, लुई 18वां था, या फिर चार्ल्स दशम था, या फिर मेटरनिक था? बिल्कुल 4 के आप लोगों ने सही जवाब दिया है। इसके राइट से आएंगे मेटरनिक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो वियना सम्मेलन कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो मेटरनिक था। फटाफट सभी प्रश्न का आंसर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार जम करके शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है आपके दोस्त भी जो है यहाँ पर क्लास कर पाए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? यानी कि मेटरनिक के द्वारा जो कानून लागू किया गया था मेटरनिक व्यवस्था, उसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, या फिर नेपोलियन की पुनर्स्थापना? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेटरनिक की स्थापना का जो उद्देश्य है, मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो ये था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। यानी कि आप सबको पता ही होगा नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के बाद जो है मेटरनिक आया था और मेटरनिक जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट का सारा चीज को खत्म कर दिया और पुरातन व्यवस्था यानी कि फिर से वही पुराना सिस्टम को चालू करना चाहता था मेटरनिक। ये जो है मेटरनिक करना चाहता था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पुरातन व्यवस्था वो जो है कौन शुरुआत करना चाहता था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना मेटरनिक। अब देखिए अगला प्रश्न मेटरनिक कौन था? बताइएगा मेटरनिक कौन था? बिल्कुल मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष जी, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बताइए ये बात किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन ने कहा था, हिटलर ने कहा था, मेटरनिक ने कहा था, या फिर गैरीबाल्डी ने कहा था? तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे वो है मेटरनिक। आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि ये जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात जो है मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? बताइएगा नेपोलियन कोड में जो है कुल कितने कोड थे? बिल्कुल फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, फिर 7 होगा? तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में टोटल 5 कोड थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 रोमानीवाद क्या था? ये जो रोमानीवाद है वो क्या था? बिल्कुल इसके सही जवाब हो जाएंगे एक सांस्कृतिक आंदोलन। ठीक है, तो रोमानीवाद जो है वो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? अभी वर्तमान की अगर बात करें तो इटली और जो जर्मनी है वो कौन से महादेश के अंतर्गत आता है? ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत, या फिर दक्षिणी अमेरिका, या फिर यूरोप, या फिर पश्चिम एशिया? तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में बिल्कुल यूरोप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आप सबको पता ही है यूरोप में हम लोग यानी कि इस चैप्टर में हम लोग इटली जर्मनी इसके एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल ये आपका राइट से आएंगे यूरोप। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न
मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ये जो मरियान है वो कौन से देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर रूस? 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। ध्यान रखिएगा, मरियान जो है वो फ्रांस के बिल्कुल राष्ट्रवाद का प्रतीक था। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन या फिर गौरव पूर्ति क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति? 12 का बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वो है पुनर्जागरण। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। इससे पहले जो है इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को पढ़ा दिया गया है, जो नहीं पढ़े हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना जो कांग्रेस है वो कब हुआ था? बोर्ड मॉडल 2021 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल 13 के यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे, वो है 1815 में। तो ध्यान रखिएगा, वियना कांग्रेस जो है वो कब हुआ था? तो वो जो है 1815 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? बताइए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र या फिर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ था या फिर गणराज्य की स्थापना? तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में बिल्कुल संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुआ था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में पारित हुआ था? बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है 1707 में, यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1707 में लागू हुआ था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, यंग यूरोप नामक है ना, यंग यूरोप का जो संस्थापक है वो कौन था? मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या फिर मुसोलिनी? बताइए, यंग यूरोप का संस्थापक कौन होगा? बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे मेजिनी। ध्यान रखिएगा, मेजिनी जो है वो यंग यूरोप का संस्थापक था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, इटली के एकीकरण का जो मसीहा है वो किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजिनी को, काबूर को, गैरिबाल्डी को? तो इटली के एकीकरण का जो मसीहा है वो किसे कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे, वो है मेजिनी। ध्यान रखिएगा, इटली के एकीकरण का जो मसीहा है वो मेजिनी को कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बताइए, मेजिनी का जो संबंध है वो कौन से संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या फिर डायट? बिल्कुल 18 का सही जवाब हो जाएगा कार्बोनरी। ध्यान रखिएगा, मेजिनी का जो संबंध है वो किस संगठन से था? तो वो कार्बोनरी संगठन से था। 18 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? कौन थे जो कि अपने कूटनीति के, अपने दिमाग के बल पर इटली का जो समस्या था वो पूरे यूरोप की समस्या बना दिया, है ना? यानी कि इटली का जो भी समस्या था उसको कह दिया कि ये पूरे यूरोप का समस्या है, पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। वो कौन ऐसे कूटनीतिज्ञ थे? तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, इसके राइट आंसर आएंगे काउंट काउड। ध्यान रखिएगा, काउंट काउड जो है वो इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 20, यंग इटली का संस्थापक कौन था? काबूर, गैरिबाल्डी या फिर मेजिनी या फिर मुसोलिनी? तो यंग इटली नामक जो यंग इटली का जो संस्थापक है वो कौन था? बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे मेजिनी। हमने आपको अभी बताया कि यंग इटली का जो संस्थापक है वो कौन था? मेजिनी, ठीक है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? काबूर ने, मेजिनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने? तो बताइए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका राइट आंसर गैरिबाल्डी। ध्यान रखिएगा, लाल सेना बोल दे या फिर लाल कुर्ती बोल दे, दोनों एक ही चीज है। तो लाल कुर्ती का जो गठन है वो गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 22, काउर कौन था? बताइए, काउर कौन था? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था या फिर जर्मनी का मंत्री था? तो काबूर जो है वो कौन था? बिल्कुल 22 के यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे, वो है इटली का प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो काबूर जो है वो इटली का प्रधानमंत्री था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 23, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का जो गठन है वो किसने किया था? प्लीज जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक जो संस्था है उसका गठन किसने किया था? बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे मेजिनी ने, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक जो संस्था का गठन है वो मेजिनी ने किया था, ठीक है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 15 में, 30 में, 48 में? ये जो कार्बोनरी दल है, कार्बोनरी की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 24 के आंसर आएंगे 1810 में। ध्यान रखिएगा, कार्बोनरी की जो स्थापना है वो 1810 ईस्वी में हुआ था। 24 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 25,
गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था, आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं। गैरीबाल्डी जो है वो पेशे से नाविक था, है ना। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गैरीबाल्डी जो है वो पेशे से क्या था, नाविक था, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26। इस चैनल पर यानी कि तनु क्लासेस जो चैनल है जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर जो है आपको संपूर्ण क्लास 10th की तैयारी कराई जाती है, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके बाद सोशल साइंस में सारा सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, है ना, हिस्ट्री, तो ये सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। प्लीज़ आप एक बार जरूर जाके प्लेलिस्ट देखें या फिर एक बार वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा चैनल पे। पूरे तरीके से आपको यहाँ पर बहुत मजे के साथ तैयारी कराई जाती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। बताइए काउंट कावरू को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट कावरू ने जो है विक्टर इमैनुअल को जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। बिस्मार्क का, मेजिनी का, कावूर का, गैरीबाल्डी का। तो 27 का यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएंगे बिस्मार्क का। ध्यान रखिएगा इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। 27 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। इटली का, पर्सा का, ऑस्ट्रिया का, यूनान का। तो विलियम प्रथम जो है वो कहाँ का शासक था, तो बताइएगा फटाफट बिल्कुल। 28 के राइट आंसर होंगे पर्सा का। ध्यान रखिएगा विलियम प्रथम जो है वो पर्सा का शासक था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 29। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। पर्सा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या फिर नेपल्स ने। तो जालवेराइन की जो स्थापना है वो कौन से राज्य ने की थी। बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है। जालवेराइन की जो स्थापना है वो पर्सा ने किया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30। सूडान का युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था। ये जो सूडान का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच, पर्सा डेनमार्क के बीच, पर्सा फ्रांस के बीच, इटली रोम के बीच। तो सूडान का जो युद्ध है बहुत बढ़िया। 30 के यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे पर्सा और फ्रांस के बीच। ठीक है, तो सूडान का जो युद्ध है वो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। ये जो बिस्मार्क है वो कौन से विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। रूसो का, हिगेल का, अस्टर्ड का, जैकब का। तो 31 का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा हिगेल का। ध्यान रखिएगा बिस्मार्क जो है वो हिगेल विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। जर्मनी और इटली का जो एकीकरण है उनके विरुद्ध निम्न में से कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर पर्सा। तो 32 का जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध जो है ऑस्ट्रिया था, यानी कि ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन जो है वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके आंसर आएंगे राइन संघ। ध्यान रखिएगा नेपोलियन ने जो है जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। फटाफट आप लोग बताइएगा कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्रीमिया का युद्ध के बाद, या फिर सेडोवा का युद्ध के बाद, या फिर पर्सा डेनमार्क का युद्ध के बाद, या फिर सूडान का युद्ध के बाद। तो कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसके राइट से आएंगे सूडान का युद्ध के बाद। ध्यान रखिएगा सूडान का जब युद्ध हुआ था तो उनके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, जर्मनिया जो है वो क्या थी। ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक था, या फिर जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था, या फिर रूसी राष्ट्र का प्रतीक था, या फिर ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक था। तो जर्मनिया क्या था। बिल्कुल यहाँ पर 35 के सही जवाब हो जाएंगे जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। ध्यान रखिएगा जर्मनिया जो है वो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। 35 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। ठीक है, 36 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37। जालवरीन जो है एक संस्था थी किसकी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, या फिर पादरी सामंतों की। तो जालवरीन जो है वो एक संस्था थी किसकी। तो 37 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो है व्यापारियों की। ध्यान रखिएगा जालवरीन जो है वो व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि 37 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सोडा का युद्ध किसकी पराजय हुई थी, यानी कि जो सोडावा का युद्ध हुआ था उस समय किसकी पराजय हुई थी, यानी कि किसकी हार हुई थी। ऑस्ट्रिया की, पर्सा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। तो आप सबको पता ही होगा कि जर्मनी और एकीकरण का जो एकीकरण था, जर्मनी और इटली का जो एकीकरण था उनका विरुद्ध कौन था। उनका विरुद्ध ऑस्ट्रिया, यानी कि ये जो सेडोवा का युद्ध हुआ उनके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑस्ट्रिया था वही युद्ध में हारा होगा, है ना, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी के एकीकरण का बिल्कुल खिलाफ था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का हार हुआ उनके बाद ही जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी कि कहने का मतलब है कि सोडोवा का युद्ध जो हुआ था वहां पे जब ऑस्ट्रिया का हार हुआ
उनके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था? तो 39 का सही जवाब आपको हो जाएंगे वो है कूटनीतिज्ञ। ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क जो है वो एक क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 40, हीगेल जो है वो कौन था? जर्मन चांसलर था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं था। तो हीगेल कौन था? 40 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे वो है दार्शनिक। ध्यान रखिएगा, हीगेल जो है वो दार्शनिक था। बोर्ड मॉडल 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 41, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सूडान में, सोडवा में, साइराइन में या फिर फ्रैंकफर्ट में? तो 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 41 के यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे वो है सूडान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1870 में जो है सूडान का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच सूडान में ही हुआ था, इसलिए इसका नाम सूडान युद्ध रखा गया, क्योंकि ये जो है सूडान नामक जगह पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 42, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बताइए कौन सा संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि? तो 42 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे वो है फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी कि ये जो है फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 42 का। अब देखिए अगला प्रश्न आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 43, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सियर्सविग और होल्स्टीन का संबंध जो है किस देश के एकीकरण से? यानी कि सियर्सविग और होल्स्टीन का जो संबंध है कौन से देश के एकीकरण से है? इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, यूनान के एकीकरण से या फिर अमेरिका के एकीकरण से? तो आप सबको तो पता ही होगा, हम लोग यहाँ पर इटली और जर्मनी के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ते हैं, यूरोप का राष्ट्रवाद में, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल। तो सियग और विग और सियल्सविग और होल्स्टीन का जो संबंध है वो जर्मनी के एकीकरण से है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 44, जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है वो किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, फिर बिस्मार्क ने? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है वो किसने किया था? यहाँ पर जो इसके सही जवाब है बिल्कुल हो जाएंगे वो है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, रक्त एवं लौह की जो नीति है इसका अवलंबन किसने किया था? यानी कि रक्त और लौह की नीति को किसने लाया था? मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने? बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके राइट जो आएंगे वो है बिस्मार्क ने। ध्यान रखिएगा, रक्त और लहू की जो नीति है इसका अवलंबन जो है वो किसने किया था? तो वो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो कब हुई थी? बोर्ड मॉडल 2021 में पूछा गया है, 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में? तो बिल्कुल 46 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1871 में। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो आपका 1871 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न, सोडान का युद्ध कब हुआ था? फिर से वही प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग को सही जवाब देना है। बिल्कुल सोडान का युद्ध है वो 1870 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका 48 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो है वो कौन था? मेजिनी था, गैरिबाल्डी था, लेनिन था, फिर बिस्मार्क था? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल 48 का जो सही जवाब है वो यहाँ पर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वो बिस्मार्क था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 49, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 49 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पर देखिए सोडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, आप लोग को भूलना नहीं है, पूछा जाता है इसलिए आपका बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 50, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का एकीकरण जब हुआ था तो उनके लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काउर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या फिर मेजिनी? तो बिल्कुल बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे वो है बिस्मार्क। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है बिस्मार्क उत्तरदायी था। अब देखिए यूरोप का मरीज किसे कहा गया? बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था, इटली को कहा जाता था, इंग्लैंड को कहा जाता था, फिर फ्रांस को? तो यूरोप का मरीज जो है वो बिल्कुल कहा जाता था तुर्की को, है ना? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 52, कहा जाता था, ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी नहीं कहा जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? बताइए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो साहित्य है और जो विज्ञान है वो प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का? तो 52 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा यूनान का। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा क्वेश्चन 52 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 53,
यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसकी पराजय हुई? 53 के राइट आंसर आएंगे तुर्की की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस के साथ, यूनान के साथ, ब्रिटेन के साथ, पोलैंड के साथ। तो बताइए 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की जो संधि है वो किस देश के साथ हुई थी? तो वो जो है पोलैंड के साथ हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सॉरी रूस के साथ हुई थी, है ना। 54 का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। 1829 की जो एड्रियानोपोल की जो संधि है वो रूस के साथ हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है। डी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 55। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो किस देश को कहा जाता है? इटली को, रोम को, स्पेन को, यूनान को। 55 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा यूनान को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की कौन सा भाषा था? इतावली, मैगियार, पोलिश या फिर फ्रेंच। तो हंगरी का भाषा आप सबको पता ही होगा, बिल्कुल इसके सही जवाब हो जाएंगे मैगियार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हंगरी की भाषा क्या थी? मैगियार जो है वो हंगरी की भाषा थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 57। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? ठीक है, तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के कौन से भारतीय शासक है जो कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? 57 का आंसर आएंगे टीपू सुल्तान। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 57 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 58। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसके आंसर आएंगे वह राज्य की स्थापना। तो इस चीज को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो राष्ट्रीय राज्यों की जो है स्थापना हुआ था, यही जो है परिणाम हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के हम लोगों ने यानी कि जो आपका इतिहास का जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था यूरोप राष्ट्रवाद, उसी का हम लोगों ने टोटल 58 प्रश्न को किया। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप सिंपली जाइएगा गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद वहाँ पर आपको सर्च करना है तनु क्लासेस। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग आपसे बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो चैनल का नाम है तनु क्लासेस, आपको सेव टू से वही लिखना है TANUSSES। पीडीएफ के लिए कोई भी पीडीएफ आपको लेना हो तो तनु क्लासेस सर्च करना है। उसके बाद जो सबसे ऊपर में पहला लिंक आपको मिलेगा उसी पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, यहाँ पर खुल रहा है पेज, ठीक है। तो पहला लिंक जो मिलेगा उस पर क्लिक करना है। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी क्लास 10 की बहुत ही जबरदस्त तैयारी कराई जाती है, बहुत ही मजे के साथ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तनु क्लासेस आपको बिल्कुल स्पेलिंग सही लिखना है, अगर गलत लिखेंगे तो वो नहीं आएगा। तो जैसे ही आप अपने गूगल पे या फिर क्रोम ब्राउज़र पे तनु क्लासेस सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आपको मिलेगा एक लिंक, उसी पे क्लिक करना है होम तनु क्लासेस पे, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार का। बस सिंपली आपको नीचे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ये सबसे पहले देखिए 12 आर्ट्स यानी कि जो क्लास 12 का है उसका मटेरियल है। उसके बाद ये क्लास 10 का मटेरियल, ये 12 का साइंस का मटेरियल है। ये जो है 10th न्यू बैच 2023 यानी कि जो ये जो है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है सोशल साइंस पढ़ रहे थे। सोशल साइंस में जो पहला अध्याय है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, हम लोग उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो बिल्कुल आपको यूरोप में राष्ट्रवाद क्लिक करना है। और वहीं के बाद जो आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखिएगा तो सभी प्रश्न जो भी अभी हम आपको करवाए, ये सारा प्रश्न जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, पहले आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद व्यू आंसर है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से जो है आपको सही आंसर को देखना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है व्यू आंसर करना है। तो टोटल हमने आपको जो है 58 प्रश्न करवाया। यहाँ पर भी जो है टोटल आपका 58 क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को आपको एक एक करके करना है, कॉपी पे नोट करना है, जो भी नहीं बने उसको अच्छे से देख लेना है। और प्लीज़ और भी यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का आपका तैयारी हो चुकी है, इतिहास का भी है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, भूगोल, तो ये सब का भी जो है आप जाके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को एक बार जम करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।